पढ़ेंगे क्या हम माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है। उसने कहा है, क्या लिख रहे हो आप, लिखा हुआ है आपको, जहाँ पे जरूरत होगी लिखनी थी मैं आपको बताती हूँ। उसने सबसे पहले डेफिनेशन बताई, जो पहली लाइन है इसके ऊपर हेडिंग ले लो डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है, किसी चीज की डेफिनेशन, ठीक है, उसको डिफाइन करना, वो है क्या उसको बयान करना। बेटा बुक है मोहसिन आपके पास, काशिफ आपके पास, आप दोनों की बुक्स अलग अलग हैं, आपकी बुक मेरे पास है। सबसे ऊपर बेटा लिख लेना है डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर उसने बता दिया जो हमने कल भी पढ़ा था, कल हमने माइक्रो पढ़ी थी, हमने कल भी यही पढ़ा था कि जो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आँख से नजर नहीं आते, हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। समझ आई है। फिर उसने कहा अगली लाइन पे हेडिंग दे दो एग्जाम्पल। आगे उसने बता दिया कि माइक्रो होते क्या क्या है। एग्जाम्पल क्या होते हैं, मिसाल। आगे उसने मिसाल बता दी है कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। नहीं गुजरा टाइम, ठीक। अच्छा, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, एल्गी है, फंगस है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसने बताया बेटा बेनिफिट इन फूड एंड मेडिसिन। अगली जो लाइन में वो क्या बताया है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी मेडिसिन में और हमारी खुराक में क्या फायदा है। इसके ऊपर हेडिंग दे लो बेनिफिट इन फूड एंड मेडिसिन। ठीक है, ये हमारा कितने पॉइंट्स हो गए हैं, 3 पॉइंट्स हो गए। अब होता क्या है, कभी आपने ब्रेड बनते देखा है। अच्छा बेटे, उसने बताया है कि बेनिफिट इन, अच्छा मैं आपसे पूछ रही थी आपने ब्रेड बनते देखा है क्या? आपको पता होगा ब्रेड कैसे बनता है, खमीर का पता है। जब हमने पिज़्ज़ा का ब्रेड बनाना हो, बर्गर का ब्रेड बनाना हो, हम क्या करते हैं, जो आटा बनाते हैं ना उसके अंदर खमीर डाल देते हैं। वो जो खमीर होता है वो बेसिकली यीस्ट होता है। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो करता क्या है, उस आटे को फुला देता है, ठीक है, उससे ब्रेड अच्छा बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो ये क्या हुए हमारे लिए, एक तरह से फायदामंद हुए। कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो फायदामंद हैं और कुछ होंगे जो बीमारियां फैलाएंगे। ठीक है, तीसरी हेडिंग हमने देखी बेनिफिट इन फूड एंड मेडिसिन। अगर आपको पता हो कि बियर कैसे बनती है, तो देसी तरीके से, जो शायद किसी को पता हो कि देसी तरीके से जो बियर बनाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स करके उसको ज़मीन के नीचे दफना देते हैं और फिर कुछ ऐसे के बाद उसको निकालते हैं तो वो शराब बनी होती है। बियर कहते हैं शराब। तो होता क्या है, अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारी कन्वर्जन्स करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन्स का मतलब ये उस चीज को तब्दील करने के लिए शराब। इसने एग्जाम्पल दी है चीज की
और बियर की। फिर उसने कहा कि हमें मेडिसिन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले उसने लिखा है वैक्सीनेशन। हम तंग आ गए ना वैक्सीनेशन का नाम सुन के। अब कोरोना जब आया था तो कोरोना की कोई वैक्सीनेशन दुनिया में भी मौजूद नहीं थी। सही है? वैक्सीनेशन आपने नोट किया होगा कि तकरीबन 1 साल के बाद वैक्सीनेशन आई। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का किसी को नहीं पता था कि ये भी इस तरह का इन्फेक्शन कर सकता है। ये तो पता था कि अगर ये इन्फेक्शन कर दे तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बुखार, खसरा, जुकाम, सांस, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका अटैक एक वबा की सूरत में हो सकता है। आप यकीन नहीं करोगे, हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी की बुक थी उसके इस पेज पे कोरोना वायरस लिखा हुआ था और हमने उसको ऐसे क्रॉस किया हुआ था कि ये इम्पोर्टेंट है। अब फिर जब कोरोना आया तो फिर सबको पता चला कि ये वाला वायरस ही पढ़ना था। अब कोरोना वायरस जब आया था ना तो वैक्सीनेशन नहीं थी। फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों को कोरोना होना शुरू हुआ तो आपने सुना होगा कि उनसे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अपना खून दे दो। सुनी थी ये बात किसी ने कि अपना ब्लड दे दो। क्यों? एक बंदा है जिसको इन्फेक्शन हुआ है। अब इन्फेक्शन ठीक हो गया, 15-20 दिन गुजर गए उसके, वो बेहतर हो गया, हेल्दी हो गया दोबारा से। उसने टेस्ट कराया, कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आ गया। टेस्ट पॉजिटिव आने का क्या मतलब होता है? कोरोना है मतलब इन्फेक्शन है। किसी भी चीज़ का टेस्ट पॉजिटिव आया तो मतलब जिस चीज़ के लिए टेस्ट करवाया वो उस बंदे के अंदर है। मलेरिया का टेस्ट कराओ, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब कि मलेरिया है। नेगेटिव का मतलब है कि वो चीज़ खत्म हो गई है, क्लियर हो गया। बंदा ठीक हो गया था, उसको उनसे डॉक्टर्स कह रहे थे कि अपना ब्लड दो। क्यों कह रहे थे? जो हमारे अंदर जरासीम इन्फेक्शन करते हैं ना, जो माइक्रोब इन्फेक्शन करते हैं, वो रहते हमारे अंदर ही हैं लेकिन वो डेड हो जाते हैं। डेड हो गए, वो हमें इन्फेक्शन नहीं कर सकते लेकिन है वो हमारे अंदर ही, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमारे अंदर ही रहते हैं। अब वो जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है ना, हम उसको लेके एक हेल्थी ऑर्गेनिज्म को उसका इंजेक्शन लगा देंगे। वो जो ब्लड हमने कोरोना की वजह से लिया था जो कि ठीक हो गया है, उसको मैं अगर लगवा लेंगी तो ये मेरी वैक्सीनेशन थी। होता क्या है कि एक चीज़ होती है एंटीजन, दूसरी होती है एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है बेटा? कोई भी माइक्रोब जो बाहर से अटैक कर रहा है वो एंटीजन है, ठीक है? मेरी बॉडी उस माइक्रोब के रिस्पॉन्स में अपने एक अलग सेल बना लेती है जो कोशिश करते हैं कि वो इस माइक्रोब को मार देगा। जो मेरी बॉडी ने सेल बनाए वो क्या है? एंटीबॉडीज। समझ आइए इस बात की? आप एक माइक्रोब आप पे अटैक करता है तो अल्लाह ताला ने हमारा इम्यून सिस्टम बनाया है। इम्यून सिस्टम क्या करता है? जो हम कह रहे थे मुदाफ़ती निज़ाम होता है, वो क्या करता है? इस तरह के सेल्स बना लेता है जो आके इनको मार देगा। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये वाली इम्यूनिटी नहीं थी कि हम कोरोना को मार सकते। क्यों? क्योंकि हम तो कभी वैक्सीनेट हुए ही नहीं कोरोना में। अब वैक्सीनेशन बनती कैसे है? बेसिकली जहाँ से जो एंटीबॉडी मिली है वो अब इस बंदे के खून के अंदर जो डेड वो पड़े हुए थे, जो कोरोना का मरीज ठीक हुआ था उसके अंदर डेड कोरोना पड़ा हुआ है ना, उस डेड कोरोना को निकाल के अगर मैं अपने अंदर अपने खून में लगाती हूँ तो मेरा खून उसको जज करेगा कि ये तो कोई नई चीज़ आई है और उसके खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडीज बनाए। सही है? पहले से ही ऐसी एंटीबॉडीज बना ले। अब फायदा क्या है वैक्सीनेशन का? देखो, अब लगा तो हम रहे हैं ना, माइक्रोब भी लगा रहे हैं लेकिन डेड लगा रहे हैं। समझ नहीं आ रही है? अच्छा, अब वो जब हम लगाते हैं, मैं दोबारा से एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। एक दफा स्टोरी
लगा लिया, हमारी बॉडी को पता चल गया कि ये जो भी आया है मैंने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी है। अब मैंने खून लगा लिया था, मेरे अंदर अब खुद ब खुद एंटीबॉडीज बन गए। अब फर्ज करो मुझे अगर कोरोना होता है तो मुझे उसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो जो डेड बॉडीज हैं वो मेरे लिए एक तरह से वैक्सीनेशन है। लोगों ने क्या किया, जब लोगों से खून मांग रहे थे ना, तो तब कोरोना पीक पे था, अल्लाह का इतना डर था कि किसी भी टाइम मर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तब भी लोगों ने, पाकिस्तानियों ने खून बेचा। जो कोरोना का मरीज ठीक हो रहा था वो कहता था कि इतने पैसे दे दो, खून दे दूंगा थोड़ा सा। और ये रियलिटी है, मेरे इलाके की रियलिटी है, मेरे अपने सराउंडिंग में ये मतलब थोड़ा सा रहम करना चाहिए। दोबारा से बताती हूँ वैक्सीनेशन बनती कैसे है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं मतलब इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूँ, लेकिन आप लोगों के हाथ में अगले लोगों की जिंदगियाँ हैं, आप लोगों ने आगे जाके गाइड करना है। एज ए मेडिकल पर्सन आप अगर मेडिकल में आ गए हो ना, तो आप सारे जो लोग हैं ना आपके अंडर जितने भी आते हैं या आपसे मिलने वाले जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। इसलिए पता होनी चाहिए हर चीज़। वैक्सीनेशन में क्या होता है बेटा, आपको कोई कहे कि आपके इलाके में ये बात फैली हुई है कि भाई कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं करानी, और आप ये बैठो कि हाँ जी नहीं करानी, 2 साल बाद मर जाएंगे अगर करवाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा आपका मेडिकल पढ़ने का। आपको ये स्टोरी पता होगी वैक्सीनेशन की, तभी तो आप किसी को गाइड कर सकोगे ना कि आखिर वैक्सीनेशन में होता क्या है। हम क्या करते हैं, जिस वायरस से, जिस बैक्टीरिया से हमें बीमारी का खतरा होता है, हम क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को लेते हैं, उसको मारते हैं और अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं। जब वो इंजेक्ट हो जाता है तो अल्लाह का निज़ाम है ये कि वो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ ऐसे सेल बना लेगा जो उसको खुद ब खुद खत्म कर देंगे, सही है। अब वो जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, वो वाले सेल बन जाते हैं, तो वो फिर सारी उम्र हमारे अंदर रहते हैं। जब भी कोरोना, अब हम वैक्सीनेटेड हैं, जब भी कोरोना दोबारा हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमारी बॉडी को पता है कि ये वाला तो हमें पहले भी अटैक हुआ था, अब हमारी बॉडी उसको ओवरकम कर लेगी, क्या करेगी, उसको अटैक नहीं होने देगी। समझ आइए वैक्सीनेशन कैसे कैसे छुट्टी में तो वो टाइम है। शिव सब कैसे बनती है वैक्सीनेशन? जिस बंदे को बीमारी लगी हुई है उसको वो ठीक हो जाए, जो उसके ब्लड के अंदर जो होते ना जरासीम मुर्दा को लेके वो दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, दूसरे बंदे की बॉडी में जाके क्या होता है, फिर वो उस बंदे की वैक्सीनेशन के बाहर से दूसरा जैसे अटैक करता है तो वो दूसरे। देखिए मैंने फिर स्टोरी सुनाई है, आपने याद क्या रखना है, जो वैक्सीनेशन होती है वो डेड माइक्रोब होता है, जो हम एक बंदे को लगा देते हैं ताकि उसको अगली ज़िंदगी में कभी वो वाला माइक्रोब अटैक करे जो उसको कोई फर्क ना पड़े, वो उसके खिलाफ काम कर सके, सही। फिर बेटा उसने एक बात लिखी है, एंटीबायोटिक्स। एंटी का क्या मतलब होता है, खिलाफ। के खिलाफ। और बायोटिक्स क्या होती हैं, यही जो माइक्रोब्स हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत सुनते होंगे आप, एंटीबायोटिक खा लें, एंटीबायोटिक खा लें, ठीक है। आपके गले में दर्द हो, आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, दर्द हो, काम तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लिख के देता है। तो एंटीबायोटिक बनती कैसी है, ऑर्गेनिज्म का हमें पता होता है, तो हम उसके खिलाफ एंटीबायोटिक इंडस्ट्री में तैयार करते हैं। लेकिन पहले हमें ऑर्गेनिज्म का पता होगा तो ना। फर्ज करो मलेरिया की
मेडिसिन है। अब मुझे मलेरिया का पता है, तब ही मैं उसकी मेडिसिन लिख सकती हूँ ना। क्लोरोक्विन होती है जो मलेरिया में देते हैं, स्पेसिफिक मेडिसिन है। अब मुझे मलेरिया का पता था तभी तो मैंने उसकी एंटीबायोटिक लिखी है। एंटी का मतलब क्या पढ़ा है हमने? के खिलाफ। बायोटिक का हमें पता था ये वाला हमारे पास माइक्रोब है, अगर ये इन्फेक्शन कर दे तो हमने इसके खिलाफ कौन सी मेडिसिन दे दी है? जो भी मलेरिया की होगी, फिलहाल आप ये पढ़ने का टाइम है, क्लोरोक्विन देते हैं। ओके बेटे, आगे है अगली लाइन पे हेडिंग देंगे इम्पोर्टेंस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब कहीं जो वैक्सीनेशन का लफ्ज दोबारा आ जाए तो मुझे बताना ना पड़े, ठीक है रुमान? जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा मैंने जिस दिन भी आपको बताई थी, अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम फर्ज करो मैं कहती हूँ कि एक मैंने जीन ऐसी लेनी है जिससे मैं कोई दवाई बना सकती हूँ। फर्ज करो मैं कहती हूँ हिरन के जिगर के अंदर से एक ऐसी जीन मैं ले सकती हूँ जो शायद बुखार ठीक कर दे, सिर्फ फर्ज करना है, ठीक है? अब वो जीन मैंने हिरन से लेने के लिए मैं कितने हिरन काटूंगी और उनकी सर्जरी करूंगी और फिर जाके वो ठीक होगी, मुश्किल है ना? और एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हिरन पैदा हो जाएंगे? सही, उसके लिए मैं कहाँ जंगलों में जाके सर्च करूँ? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने पसंद की जीन्स को लेने के लिए उन्होंने क्या किया, जीन उस हिरन से निकाल के किसी माइक्रोब के अंदर डाल देते हैं। सही है? जब वो माइक्रोब के अंदर डालते हैं ना, तो माइक्रोब तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं और लेबोरेटरी में ग्रो करा सकते हैं हम माइक्रोब्स को। तो जब वो जल्दी जल्दी ग्रो कराते हैं, फर्ज करो एक ये हिरन है मेरे पास और दूसरा ये माइक्रोब है। मैं क्या करती हूँ, माइक्रोब था, माइक्रोब की यहाँ से जीन जो भी जीन पड़ी हुई थी उसके डीएनए पे वो मैंने निकाला। सही है? मैंने क्या किया, हिरन के इस जीन को लेके, सही है, हिरन का ये जीन निकाल दिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। सही है? फिर मैं इसको अपनी लैब में रखूंगी कुछ टाइम और फिर देखूंगी कि ये ग्रो किस तरह से कर रहा है। अब जो चीज़, अब ये मेरी पसंद की चीज़ थी, मुझे इसकी ज़रूरत थी, अब मैं क्या करूँगी, अब जितने भी ये सेल बने थे उसके अंदर ये जीन आएगी। सही है? अब जितने भी नीचे सेल बन रहे हैं उन सब के अंदर ये जीन पड़ेगी। ठीक है? अब जहाँ मुझे एक हिरन के अंदर से एक जीन मिली थी, मैंने खुद लेबोरेटरी में खड़े होकर एक ही उस जीन से कितनी सारी जीन्स बनानी है। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स जल्दी ग्रो करते हैं और हर माइक्रोब इस जीन को ट्रांसफर करेगा। इनके जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी ये जीन होगी, फिर उनके जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी जीन होगी। सही? मैं फिर उस जीन को निकालूंगी और उससे मैं जो बनाना चाह रही थी वो मैं बना दूंगी। माइक्रोब्स के बनने से तो कोई खतरा नहीं होगा ना, किसी को अफसोस नहीं होगा, हिरन मार के से भी ले सकते हैं। अच्छा देखिए आगे चलते हैं। आगे उसने कहा है कि माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं हम। बेटा समझ आ रही? थोड़ी सी ये बायोटेक्नोलॉजी और ये वाली बातें लेकिन मुश्किल होती है। बायोटेक्नोलॉजी पूरी एक फील्ड है, आप अगर पढ़ना चाहो तो पूरी पूरी बुक्स हैं इसकी, और ये अभी डिस्कवर हुई है, मतलब कुछ पिछले 20 डिकेड्स में हो ना, मतलब 20-25 साल पहले। इम्पोर्टेंस इन माइक्रोबायोलॉजी, आगे हेडिंग दे लो
इम्पोर्टेंस इन माइक्रोबायोलॉजी। कितनी हेडिंग हो गई है हमारी? कितनी हेडिंग होती है? माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है बेटा? कोई भी मैं कहती हूँ कि मेरा सेल है, मॉलिक्यूल क्या होता है बेसिकली? मोहम्मद काशिफ, मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम क्या होता है? अच्छा चलिए मैं आपको कह देती हूँ कि मेरी बॉडी जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है, और ये कई स्टेटमेंट आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें फर्ज करो मैं कह देती हूँ कि सेल 2 3 4 5 सेल, जैसे हम टिश्यू कह रहे हैं, मैं टिश्यू की बजाय उसको कह देती हूँ ये मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री की टर्म में मैं उसको मॉलिक्यूल कह देती हूँ। टिश्यू तो हमने बायो कहा ना, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कह देते हैं उसको? मॉलिक्यूल। अब वो जो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है उसके अंदर के स्ट्रक्चर को पढ़ना भी किसके अंडर आता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। हम स्कोप पढ़ रहे हैं ना कि माइक्रोबायोलॉजी फायदा कहाँ देती है। तो वो जो छोटा सा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप्स और कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के अंदर, तो वो किसके अंदर आ रहा है? माइक्रोबायोलॉजी। उसने नीचे लिखा है माइक्रोबायोलॉजी हैज प्लेड अ मेजर रोल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी and has been closely tied to the determination of the genetic code mechanisms of DNA. राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या था? कल हमने लिखा था बोर्ड पे राइबोन्यूक्लिक एसिड। नहीं अलीशा, क्या था राइबोन्यूक्लिक एसिड? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है बेटा? मैंने कल बताया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हम किसको कहते हैं? डीएनए को। आप भी एक क्वेश्चन किया था, आरएनए को क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेटा क्या होता है कि हम सारा कुछ पढ़ते हैं, जो भी न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है ना, डीएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से राइबोसोम से मिल रहा है, और वो दोनों मिलकर प्रोटीन्स बना रहे हैं। ये सारा जो हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बताऊं तो माइक्रोबायोलॉजी इसमें भी हेल्प करती है। फिर उसने आगे बताया है तो क्यों हेल्प करती है? कहते हैं बजाय कि हम इंसान के सेल निकाल लें और इंसान को तंग करें, क्योंकि पहले ही तंग है, हम क्या करें? ऑर्गेनिजम्स पे वो स्टडी कर लेते हैं। आखिर डीएनए और न्यूक्लियस जो भी है उसमें तो एक ही तरह से चल रहा है ना, जो भी जेनेटिक कोडिंग है और प्रोटीन्स है वो सब कुछ एक ही तरह से होना है। तो बजाय हम इंसानों में उसकी स्टडी करने के, हम उस पर कर लेते हैं माइक्रोब से। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो जल्दी ग्रो करते हैं। एक इंसान को मार देंगे तो जाएंगे तो सीधा जेल। लेकिन फर्ज करो, अच्छा आपको ये बात पता है कि बाहर के मुल्कों में जो लोग अपनी ज़िंदगी से तंग हो और वो उनका आखिरी स्टेज हो कि वो खुदकुशी करने वाले हैं, तो वो आके अपने आप को वॉलंटियर कर देते हैं कि आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पता है इस बात का? बाहर में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे ओल्ड एज होती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ के लोग जो तंग आ जाए और वो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद कुछ नहीं चाहता, तो वो जाके अपने आप को किसी भी लैब में या किसी उससे दे देगा कि अगर आपने इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप मेरी बॉडी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जगाने के लिए बात की थी मैंने, लेकिन आप कभी भी सो रहे हो। तो मैं ये कह रही थी कि हम इंसान को तो कोई वो नहीं दे सकते ना, कि ना हम इंसान को इतनी देर वेट करा सकते हैं कि भाई बैठ जाओ आपके साथ ग्रो करेंगे, हम आपको स्टडी करते रहेंगे 24 घंटे हमारी लैब में बैठे रहना, कोई भी नहीं करेगा ऐसे। इसकी बजाय हम माइक्रोब्स इस्तेमाल कर लेते हैं जिनकी कोई जुबान नहीं है, ना वो कुछ कह सकते हैं ना सुन सकते हैं।
रिपोर्ट्स ले लेंगे, उनके डीएनए को स्टडी कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा जेनेटिक कोडिंग किस तरह की होती है, चल क्या जो उसके वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, नीचे ऑक्सोप्रिन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, मतलब आगे अमीनो एसिड्स बन रहे होते हैं, किस तरह से बनते हैं। ठीक है, थ्योरी पढ़ना जो होती है, जो लंबी लंबी थ्योरी लिखी होती है, ये हमेशा बोरिंग होती है। मैंने फिर भी इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है कि हेडिंग्स के साथ पढ़ें। अब हमने कितनी हेडिंग्स पढ़ी हैं? 5 पढ़ी। फिर है बेटा इफेक्ट ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हेडिंग के ऊपर ह्यूमन एग्जिस्टेंस को कैसे हेल्प कर सकते हैं माइक्रोब्स। आपको पता है जो मुर्दा हम दफना के आते हैं कब्र के अंदर, वो कुछ अरसे के बाद मतलब कुछ अरसे के बाद तो उसकी बॉडी को ऊपर से मांस वगैरह सारा खाते हैं, नीचे ढांचा बच जाता है। कुछ अरसे के बाद वो भी खत्म हो जाता है। किसकी मदद से होता है? इन्हीं माइक्रोब्स की मदद से होता है। अगर ये ना हो तो हमारे पास कब्रें इतनी ज़्यादा हो कि हम अगले मुर्दे नहीं बना सकते। समझ आइए इस बात की। तो इस तरह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि हमारी जो जिंदगी है, हम ये जो चल फिर रहे हैं, काम शाम कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये सारा क्या है? हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। इसकी बहाली भी किससे मुमकिन है? माइक्रोब से मुमकिन है। सही है। इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था कि हमारे अंदर एक बैक्टीरिया होता है, प्रीबायोटिक बैक्टीरियाज और प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज। वो भी इसीलिए होते हैं कि वो हमारे निज़ामी निज़ाम को बेहतर बनाए। अगर वो बैक्टीरिया हमारे निज़ामी निज़ाम से निकल जाता है तो हमारी खुराक की जो हजम होने का अमल है वो स्लो हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है। जैसे मुर्दे की एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, वो एक हमें कॉम्प्लेक्स ही है ना, हमारे मसल्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, हड्डियाँ भी बड़ी हैं, सब कुछ बड़ा है, उनको तोड़ तोड़ के ख़त्म ही कर देता है। ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस में तब्दील कर देते हैं। फिर होती है एक चीज़ स्टीरॉइड। स्टीरॉइड इसको कहते हैं ऐसी चीज़ जो बिल्कुल जरासीम से पाक हो, उसके ऊपर एक जरासीम भी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्टीरॉइड। आपने सुना होगा स्टेरिलाइजेशन, आपने सुना होगा जब हेपेटाइटिस एक दौर था जिसमें हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा था, तब कहते थे कि स्टीरॉइड इंजेक्शन होने चाहिए। जो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा रहा है, आप नोटिस करो कि वो आपको उसी टाइम खोल के नया इंजेक्शन लगा रहा है या पिछले वाली सिरिंज उठा के उसने लगा दिया। 2 बंदे हैं, एक को हेपेटाइटिस है, एक को मैंने इंजेक्शन लगाया, मैं वही इंजेक्शन दूसरे में लगा दूँगी, इसका मतलब है कि मैंने वो जर्म उसके अंदर भी दे दिए। अगर उस सिरिंज के ऊपर एक भी हेपेटाइटिस का वायरस होता तो वो उसके अंदर, दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफर हो जाए। इसलिए आप जब भी डेंटिस्ट के क्लिनिक पे जाओ या इंजेक्शन लगवाने जाओ, उनको कहो कि अपना पहला जो सारा सामान है इस बात की गारंटी दो कि ये स्टीरॉइड है। आपके दांतों से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। आप जाके जो जाते हो आराम से किसी भी डॉक्टर से दांत भी दिवा के आ जाते हो, ये नुकसानदेह है। ठीक है, सबसे बड़ा अटैक, मुझे उस बैक्टीरिया का नाम भूल गया, लेकिन वो बैक्टीरिया डायरेक्ट जाके आपके हार्ट पे अटैक
डिसइंफेक्ट का लफ्ज़ तो बहुत 2 सालों से सुन लिया होगा कि हर चीज़ को डिसइंफेक्ट कर लो, डिसइंफेक्ट कर लो। क्या करते हैं, थोड़ा सा डेटॉल डाल देते हैं, कुछ एक चीज़ें मिलाते हैं और डिसइंफेक्टेंट बना लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट का क्या मतलब है? डिस का मतलब होता है खत्म करना किसी चीज़ को। ये इकट्ठे ही लिखते हैं, आपको समझाने के लिए वैसे। डिस का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। खत्म किसको करना है हमने? इन्फेक्शन को। इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं? डिसइंफेक्टेंट। सही है? आगे बेटा उसने लिखा है कि माइक्रोबायोलॉजी है जो उसका हर फील्ड में इफेक्ट है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो फार्मा है, चाहे वो फिजियोलॉजी है, चाहे वो फूड की कोई चीज़ है, चाहे वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चर किसको कहते हैं? इसके ऊपर हेडिंग दे लो, इम्पैक्ट ऑन अदर फील्ड्स। नजर आया ये इसको इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है? असर अंदाज होना। हेडिंग इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये इतने ज्यादा है कि आप जब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद भी नहीं रहेंगे क्या था। हेडिंग्स होंगी तो कम से कम आपको याद तो होगा ना कि अब नहीं पढ़ा। इम्पैक्ट ऑन अदर फील्ड्स। फील्ड्स का क्या मतलब होता है बेटा? शोबे होता है। अच्छा, आगे उसने बताया है, आगे जो इसने इस लाइन में चीजें लिखी है ना, मेडिसिन और एग्रीकल्चर और इम्यूनोलॉजी, तो आगे उसने सिर्फ डेफिनेशंस बता दी। जहाँ पे लिखा हुआ है ना मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, या तो इसको हाईलाइट कर लो या इसके साथ हेडिंग दे लो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये उसी की डेफिनेशन लिखी हुई आगे। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम उन डिजीजेस को पढ़ते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, ठीक है, जो माइक्रोब्स की वजह से होती है। सिंपल, चाहे वो जानवरों में है चाहे वो इंसानों में। फिर उसने एक डेफिनेशन लिखी है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी हमारा इम्यून सिस्टम से डील करती है, मुदाफ़ती निज़ाम से। इम्यूनोलॉजी में बेटे क्या होता है? हम अपने मुदाफ़ती निज़ाम को स्टडी करते हैं और फिर अपनी मुदाफ़त के हिसाब से नए विटामिन, नई वैक्सीनेशंस, नई मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, ये भी हम किसके थ्रू कर रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू। माइक्रोबायोलॉजी हमें ये बताएगी कि ये अगर जरासीम है, ये आपके इम्यून सिस्टम को अगर इफेक्ट करता है तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, या इसका इलाज ये हो सकता है। सही है, वो जर्म्स बताएंगे तो हम मेडिसिन बनाएंगे ना। फिर आगे आता है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में होता है कि जो ज़राअत में जो डिफरेंट जरासीम अटैक कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं अपनी मेडिसिन में, तो वो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में आएगा। जर्म्स हमें कौन बताएगी? माइक्रोबायोलॉजी। मेडिसिन कौन तैयार करेंगे?
बता दिया इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वो है जहाँ पे हमने ऑर्गेनिजम्स हमें माइक्रोबायोलॉजी देखी। फर्स्ट करो मैं अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी किसी माइक्रोबायोलॉजी वाले बंदे के साथ लगा दूँ, वो मुझे बताता रहेगा ये वाला जर्म है, ये इसका सारा लाइफ साइकिल है, आप इसके खिलाफ ये वाली मेडिसिन बना सकती हैं। ठीक है, दोनों को मैं मिक्स कर दूँ तो ये क्या हो जाती है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इसके ऊपर हेडिंग दे दो इंडस्ट्रियल बेटा। ये टाइप्स भी बन सकती हैं माइक्रोबायोलॉजी वगैरह आपके को, ये जो हमने पढ़ी है 4 ये टाइप्स भी हो सकती है। किसी दिन सरप्राइज टेस्ट में आपको ये आ भी सकती है माइक्रोबायोलॉजी की टाइप्स। आखिरी लाइन में उसने फिर वही जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला बताया, आप ये भी करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो इसको काट। बहुत है।